नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी कहें या हिंदी साहित्य कहें, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हमारी होने वाली है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको तैयारी करवा रही हूँ। और पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे और उसमें कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी साहित्य भी साथ ही साथ पढ़ाइए। तो आज का वीडियो हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक नोटिफिकेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आज का पेपर में मैं पढ़ रही थी, तो उसकी जो ये एक आज की एक न्यूज़ आई है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी। अब वो नियमावली क्या थी कि यहाँ पे जैसे कि हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये मामला क्या है और क्या ये लागू होगा भी या नहीं भी। तो अभी मैं इसको डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभ्यर्थियों को की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद प्रवक्ता प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग और इसके बाद लिखित परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे देखने में आया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अच्छे अंक लाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो तमाम विषयों के विशेषज्ञ होते हैं या जानकार होते हैं, जो अपने विषय में मास्टर्स होते हैं या फिर अपने विषय की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो लोग इसमें पीछे रह जाते हैं, जिससे विभाग को विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल पा रहे। यही वजह है कि पिछले काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने की मांग की जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी पहले से ये मांग, मतलब पहले तो इंटरव्यू होता था, लेकिन बीच में जो है स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग प्रवक्ता में मतलब उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाने लगे और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद विषय से संबंधित आपकी परीक्षा होती थी। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग लंबे समय से समूह इत्यादि की तैयारी, अब क्योंकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो लगभग सभी होते हैं, बीएड भी सभी हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो लोग इसमें ज़्यादा निकल रहे हैं स्क्रीनिंग में। अब ऐसे में क्या होता है कि जो लोग अपने सब्जेक्ट में अच्छे जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, कई लोग तो पीएचडी नेट होते हैं, और अपने विषय की अच्छी जानकारी रखने के बावजूद भी वो सिर्फ इस वजह से स्क्रीनिंग में बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान, एप्टीट्यूड, इसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो वो लोग ऐसे में पीछे रह जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरफ से फैसला होगा अगर ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा को हटा करके सब्जेक्टिव केवल परीक्षा करवाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के हित में होगा जो लोग। तो अब ऐसे में ये अगर ऐसा फैसला आया है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे, और कई लोग कमेंट करके और मुझे पर्सनली भी पूछ रहे थे कि क्या ये इसी भर्ती में लागू होगी, जबकि परीक्षा की डेट, स्क्रीनिंग परीक्षा की डेट आ चुकी है अप्रैल में, तो क्या ये लागू हो पाएगा। तो देखिए, डेट अभी प्रस्तावित है, कंफर्म नहीं है। तो अगर ऐसा प्रस्ताव बीच में लागू हो जाता है, कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाती है, तो ये इसी परीक्षा में भी लागू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसला होगा उन लोगों के लिए जो लोग अपने विषय की जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूज़ जो है समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाए थे, जिसमें 20 नंबर के मैं व्याकरण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछती थी, और उनमें मैंने 11 से 12 प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये केवल स्क्रीनिंग में ही व्याकरण आएगी, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं भी होगी तो भी आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी होगा तो भी आपको पढ़ने हैं। तो व्याकरण पर भी आप उतना ही फोकस रखेंगे जितना कि आप अपने साहित्य पर रखते हैं। तो चलिए आज हम साहित्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी के जो सर्वप्रथम ग्रंथ हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है, शायद हमें एक जगह मिलती भी नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि आज मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊं। तो आप लोग जुड़े रहिए, और हो सके तो साथ ही साथ नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें नोट भी करते रहिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी का प्रथम कवि, ये तो आप अक्सर पढ़ते भी होंगे और आप लोगों को पता भी होगा, सरहप्पा, जो कि 9वीं शताब्दी में हुए थे। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो थे वो अमीर खुसरो थे। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो, यानी कि खालिक बारी, उनकी जो रचना थी वो सबसे पहले उनकी कोश ग्रंथ मानी जाती है। अमीर खुसरो सर्वप्रथम कोशकार माने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब हिंदी का एक शब्दकोश कह सकते हैं हम, हालांकि मिश्रित था, तो इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा, जिसे हम कहते हैं, धनपाल ने जो लिखा था, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य भविष्यत कहा हो गया धनपाल का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध ने लिखा था, ये कि जो कि क्या है, खड़ी बोली में लिखा गया। आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो हम हिंदी साहित्य के अंदर अपभ्रंश को भी पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सारा जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं इसमें हिंदी के चिटपुट हमें उदाहरण मिलते हैं, या हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयोग मिलता है, इसलिए हम इस साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, देखो महाकाव्य अलग चीज़ है, गद्य की रचनाएं अलग चीज़ हैं, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ जो था वो भाषा योग वशिष्ठ था, रामप्रसाद निरंजनी ने लिखा था, ठीक। इसके पश्चात आगे बात करेंगे, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक थे रामप्रसाद निरंजनी, यानी कि जिन्होंने शुद्ध और स्पष्ट रूप से जो शुद्ध खड़ी बोली जो हिंदी जो लिखी है, खड़ी बोली जिसे हम कहते थे उस समय, तो उसके जो लेखक थे वो रामप्रसाद निरंजनी थे। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन विसल देव रासो नरपति नाल्ह के द्वारा जो लिखा गया है। 12 मासा का मतलब होता है जहाँ 12 महीनों के जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात जो 12 महीने होते हैं, बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, 12 महीनों का जहाँ वर्णन मिलता है तो वो जो है बीसल देव रासों में मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन जो है वो राउल वेल, जिसे रोड़ कवि के नाम से भी जाना जाता था, मतलब रोड़ कवि ने अपने ग्रंथ राउल वेल में किया है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन, ठीक है। नक्षिक का मतलब जहाँ पे नायिका के नक्षिक जो वर्णन किया जाता है, ठीक। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य, चंपू का मतलब जहाँ गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं चंपू काव्य। तो ये भी राउल वेल है, रोड़ा कवि, जो रोड़ कवि हैं उनकी ये रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदु कवि ने छठी शती में किया था। सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम सरहप्पा ने किया था। दोहा चौपाई, ठीक है, चौपाई दोहा नहीं, दोहा चौपाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं चौपाई दोहा भी आता है, दोहा चौपाई है ये सरहप्पा के यहाँ। हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार जो थे वो थे विद्यापति। और इसके बाद हिंदी की प्रथम कवयित्री जो थी वो मीराबाई मानी जाती हैं। हिंदी के प्रथम दलित कवि जो थे संत रैदास थे।
आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि जो है हीरा डोम, जिन्होंने अछूत की शिकायत नाम से एक कविता लिखी थी, आधुनिक युग में हुए हैं ये। तो आधुनिक हिंदी की प्रथम दलित कवि, जो प्रथम दलित कवि माना जाता है वो हीरा डोम को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो हमारा आगे इसके बाद अगला जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक ने इसको लिखा था। ठीक है, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला की जो रचना है जूही की कली, इसमें हमें सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। यानी कि निराला जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छंद मुक्त कविताएं सबसे पहले लिखी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, निराला की जो जूही की कली है वो सबसे पहले मुक्त छंद की रचना है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी है, कृपाराम ने लिखा था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष है, गोपाल चंद ने लिखा था। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल था, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। ठीक है, अभिनीत नाटक मतलब जिसका अभिनय किया गया हो मंच पे। पहले क्या होते थे, नाटक केवल सुनाए जाते थे या फिर वाचन उनका किया जाता था, मंच जैसी, रंगमंच जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, लेकिन आधुनिक युग में जब हिंदी का पुनर्जागरण हुआ, यानी हिंदी का नवजागरण काल स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि मतलब पहली बार जो है नाटकों को मंच पर अभिनीत किया गया, अभिनय किया गया। ठीक है, केवल मंच जो है सुनने के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मंच के दृष्टिकोण से लिखे जाने लगे। तो पहला नाटक है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। अगला है हिंदी की प्रथम एकांकी जो है एक घूंट, जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। इसके बाद छायावाद का प्रथम काव्य जो है काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो ये झरना है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, ध्यान रखेंगे। ठीक, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। अतुकांत मतलब जैसे कविताएं हम पहले की कविताएं पढ़ते थे द्विवेदी युग की या उससे पहले की, तो हमें कविताओं के लास्ट में जो है तुक मिलते थे, तुकबंदी होती थी कविता के, है ना। तो अब क्योंकि जो पहली रचना थी, क्योंकि वर्तमान समय में तो हम मुक्त छंद की रचनाएं, खड़ी बोली की रचनाएं ज़्यादा पढ़ते हैं जिसमें मुक्त छंद का खूब भरपूर प्रयोग किया जाता है। तो ये ऐसी पहली कविता थी, पहली ऐसी रचना थी प्रेम पथिक, जिसमें तुक नहीं मिलते थे, पीछे से जो हम तुक मिलाते हैं ना वो नहीं थे। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य जो है साधना राय कृष्ण दास ने लिखा था। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद ने लिखी थी। ठीक, वैज्ञानिक कहानी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम दलित कहानी जो थी वचनबद्ध थी, सतीश ने लिखी थी। मुक्ति स्मारिका पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी 1975 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया था। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास जो था छप्पर था, जयप्रकाश करदम ने लिखा था 1994 में। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार थी साध्वी सती प्राण अबला। तो ध्यान रखेंगे, मल्लिका देवी के नाम से भी जो जाने जाती थी, सुहासिनी, मल्लिका देवी या सुहासिनी के मतलब सुहासिनी, ये इनका पहला उपन्यास था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार मल्लिका देवी या साध्वी सती प्राण अबला, 1890 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक जो थी बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके बारे में अगर मैं एक तथ्य बताऊं तो ये 1600 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। और इसमें जो ये आत्मकथा थी ये पद्यात्मक थी, पद्य में लिखी गई थी। ठीक है, पद्यात्मक। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ जो था कलम का सिपाही। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ, जीवनी मतलब जब कोई व्यक्ति जो है, कोई साहित्यकार जो है किसी दूसरे या किसी फेमस कहें या जाने माने व्यक्ति की जीवनी जब लिखता है दूसरे व्यक्ति की, तो उसके जीवन चरित्र का वर्णन करता है, तो उसे जीवनी कहते हैं। और जो ये कलम का सिपाही है, ये उनके मतलब प्रेमचंद जी जो थे उनकी जीवनी है, प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। और उनके पुत्र जो अमृत राय थे उन्होंने ये लिखी है, ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण जो था वो लंदन यात्रा थी, श्रीमती हरदेवी ने लिखा था ये 1883 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज की अगर हम बात करें
करें तो ये है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग जो है पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। इनको भी आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला है हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा, मतलब पहली जो आत्मकथा थी किसी महिला की, वो मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज ने लिखी थी। ठीक है, पहली महिला आत्मकथा है ये। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा है दोहरा अभिशाप, कौशल्या वैसंत्री ने लिखी थी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी इन्होंने इसमें अपने जीवन चरित्र को उजागर किया है और अपने संघर्षों को, अपने जीवन के मतलब उतार चढ़ावों को इसमें बताया है। तो बहुत अच्छी आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये लिखी हुई है। ठीक है, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, समालोचना समुच्चय के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना, देखिए आलोचना भी कई प्रकार की होती है, तुलनात्मक होती है ना, मनोविश्लेषणात्मक होती है और भी बहुत सारी होती हैं। तो जो ये तुलनात्मक आलोचना थी, मतलब तुलनात्मक आलोचना से तात्पर्य है जहाँ पे दो ग्रंथों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आलोचना का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम किसी रचना का, कोई जो आलोचक है वो किसी दूसरे व्यक्ति की रचना हो या उसके कृतित्व की गुण दोषों पर प्रकाश डालता है या गुण दोषों की चर्चा करता है, उसे हम समालोचना या आलोचना कहते हैं। तो अगर कोई दो रचनाओं को सेंटर में रख करके उन दोनों में से ये श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है, इस तरह की जो आलोचनाएं होती हैं, दोनों में तुलना करना कि उसमें गुण क्या हैं, इसमें क्या अवगुण है दोनों में, तो उसे हम कहते हैं तुलनात्मक आलोचना। तो बिहारी और सादी जो हमारे कवि हुए हैं, बिहारी और एक हुए हैं कवि सादी, तो इन दोनों व्यक्तियों की तुलनाएं की गई थी कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। तो ऐसी जो पहली तुलनात्मक आलोचना थी, दो व्यक्तियों में कहें या दो ग्रंथों में कहें, जहाँ पर इस तरह की आलोचनाएं होती हैं उसे तुलनात्मक आलोचना कहते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना की गई थी, तो ये पद्म सिंह शर्मा ने सबसे पहले की थी, बिहारी और सादी की तुलना, यानी बिहारी और सादी के नाम से इन्होंने पहली तुलनात्मक आलोचना लिखी थी। आगे बढ़ेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और बाला साहेब गंगाधर खेर, बीजी खेर जिन्हें हम कहते हैं, तो ये इसके पहले अध्यक्ष थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्होंने, देखो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी के विकास में, कह सकते हैं ना कि गौण रूप से, मतलब ये कभी अपने को, जैसे कहते हैं ना कोई लोग मतलब कोई काम करता है तो उसको वो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है, या फिर दिखावा कई लोग ज़्यादा करते हैं, काम कम और दिखावा मतलब फोकस में ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब छुप करके कह सकते हैं या साइलेंट रह करके हिंदी के विकास के लिए कार्य किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी इनको फिर बनाया गया था, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष जो थे इब्राहिम अलकाजी थे। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्तकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, और उत्तराखंड के ये रहने वाले थे, और इनके विषय में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आप जानना चाहो तो उस वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। हिंदी में प्रथम डीलिट की उपाधि जो प्राप्त की थी वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने की थी, और इनका जो शोध ग्रंथ था इसका नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में निर्गुणवाद ऐसा करके था इनका। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास थे। नागरी प्रचारणी सभा जो थी उसके प्रथम सभापति जो थे वो राधाकृष्ण दास थे। ध्यान रखिएगा, नागरी प्रचारणी सभा अलग है और नागरी प्रचारणी पत्रिका अलग है, ठीक है। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति थे महात्मा गांधी 1935 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और 1947 में ये इसका मतलब इस समिति का गठन होता है और 1947 में आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता थे गिलक्रास्ट, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता जो थे वो गिलक्रास्ट रहे हैं, और इन्होंने जो है हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जो थे वो ललोलाल थे।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैं आपको अवगत कराती रहूँगी। और जैसे भी हमारा नोटिफिकेशन हमने शुरू में देखा था, अगर स्क्रीनिंग भी होगी तो उसके अनुसार आपके वीडियोस आपको मिलेंगे हिंदी, क्योंकि मेरा विषय हिंदी ही है, मैं हिंदी की ही विद्यार्थी रही हूँ, तो मैं हिंदी से संबंधित ही आपको टॉपिक यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी, देखो मैंने बोला है कि हिंदी सभी एग्ज़ाम्स में जो सामान्य हिंदी है, व्याकरण कहें या सामान्य हिंदी कहें, वो कंपलसरी भी होती है और कॉमन टॉपिक्स भी बहुत सारे होते हैं जिनमें लगभग सेम पूछा जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं आपके सिलेबस को देख सकूं और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना सकूं। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर हिंदी के ही वीडियोस डालूँगी, चाहे वो हिंदी साहित्य के हों या हिंदी व्याकरण के हों। तो आप जो भी वीडियो यहाँ पे आपको मिलता है तो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आप नोटिफिकेशन को लेकर के क्या आपकी राय है, और वीडियो में जो आपने पढ़ा उस पर आपका क्या कोई कन्फ्यूजन हुआ हो या फिर कोई डाउट रह गया हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।